डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने का 28 सूत्रीय प्लान, जेलेंस्की पर दबाव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक 28 सूत्रीय नई योजना पेश की है, जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक बेहद मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। यह योजना व्यापक रूप से रूस के हितों की ओर झुकी हुई मानी जा रही है और इसमें यूक्रेन से बड़े समझौते करने की मांग की गई है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जेलेंस्की के पास लड़ाई को लंबे समय तक जारी रखने का विकल्प नहीं है और उन्हें इस योजना को स्वीकार करना होगा। उन्होंने जेलेंस्की से इस प्रस्ताव पर अगले गुरुवार तक प्रतिक्रिया देने की उम्मीद जताई है। योजना के प्रमुख बिंदु माना जा रहा है कि इसमें ये शामिल हैं। ये योजना वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों से इनपुट लेकर तैयार की गई है और इसमें यूक्रेन से कई रेड लाइन को पार करने की मांग की गई है। क्षेत्रीय रियायतें, जमीन छोड़ना। यूक्रेन को पूर्वी डोनबास क्षेत्र के पूरे हिस्से को, जिसमें अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण वाले बड़े हिस्से शामिल हैं, छोड़ना होगा। ये क्षेत्र डोनबास एक डिमिलिटराइज्ड जोन घोषित होगा, जिसे रूसी क्षेत्र माना जाएगा। हालांकि रूस यहां सैनिक तैनात नहीं करेगा। खेरसॉन और जापोरिजिया क्षेत्रों में युद्धविराम रेखा वर्तमान फ्रंट लाइन के साथ जम जाएगी, जिससे रूस के मौजूदा कब्जे बने रहेंगे। क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को वास्तविक रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया गया है। नाटो से दूरी। यूक्रेन को नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल न होने पर सहमत होना होगा और अपनी संवैधानिक स्थिति में इसे शामिल करना होगा। नाटो भी इस बात पर सहमत होगा कि यूक्रेन को भविष्य में गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। यूक्रेन की धरती पर नाटो या किसी भी विदेशी सैनिक की तैनाती पर रोक लगाई जाएगी। सेना की कटौती और अन्य मांगें। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की अधिकतम संख्या को 600,000 कर्मियों तक सीमित किया जाएगा। वर्तमान में 8 लाख से अधिक हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लंबी दूरी के हथियार नहीं मिलेंगे, जो रूस के भीतर गहराई तक मार कर सकें। योजना में रूसी भाषा को एक आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थानीय शाखा को आधिकारिक दर्जा देने की भी मांग है। समझौता लागू होने के 100 दिनों के भीतर यूक्रेन में चुनाव कराने का आह्वान। जेलेंस्की पर दबाव और उनकी प्रतिक्रिया। ट्रंप की यह योजना एक तरह से जेलेंस्की के सामने अल्टीमेटम की तरह है, जहां उनके सामने 2 विकल्प हैं, या तो इस समझौते को स्वीकार करें और जमीन गंवाएं, या फिर अमेरिका का महत्वपूर्ण समर्थन खोने का जोखिम उठाएं। ट्रंप का रुख। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन की सरकार भ्रष्टाचार और युद्ध के मैदान में मिल रही चुनौतियों का सामना कर रही है और लड़ाई जारी रखने का विकल्प अब व्यवहार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को इसे मंजूर करना होगा। जेलेंस्की का बयान। ट्रंप की योजना सार्वजनिक होने के बाद जेलेंस्की ने उनसे सीधे बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूक्रेन खुद को एक बेहद मुश्किल दौर का सामना कर सकता है। उसे या तो गरिमा खोने का जोखिम या फिर एक महत्वपूर्ण साझेदार को खोने का खतरा झेलना होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि वो देशहित से समझौता नहीं करेंगे। रूस का स्वागत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के शांति प्लान का स्वागत किया है, जो इस बात का संकेत है कि योजना रूस की मुख्य मांगों के अनुरूप है। योजना में रूस पर लगे प्रतिबंधों को चरणों में हटाने और रूस की जब्त संपत्तियों में से कुछ को यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करने का भी प्रावधान है। काला सोना बना अमेरिका। रूस समेत इन देशों की टेंशन। कच्चे तेल का पहाड़, भारत के लिए दोधारी तलवार। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के चौंकाने वाले अनुमानों के बाद वैश्विक कच्चे तेल क्रूड ऑयल बाजार में बड़ी उथल-पुथल मच गई है। कच्चे तेल की सप्लाई डिमांड से कहीं अधिक हो गई है, जिससे एक रिकॉर्ड तोड़ सरप्लस अधिशेष की स्थिति बन रही है। ये काला सोना अब प्रमुख उत्पादक देशों जैसे अमेरिका, रूस और ओपेक जोड़ के लिए एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक चुनौती बन गया है। वर्तमान और अनुमानित सरप्लस की स्थिति। कच्चे तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, लेकिन खपत उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, जिसके चलते न बिकने वाले तेल का भंडार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान सरप्लस 2025 की तीसरी तिमाही। यह स्थिति 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन MBD के सरप्लस के रूप में देखी जा रही है। IEA का अनुमान 2026 तक। IEA का अनुमान है कि 2026 तक ये सरप्लस बढ़कर 4 MBD तक पहुंच जाएगा, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर हो सकता है। वर्ष। अतिरिक्त तेल की मात्रा MBD 2015 0.6, 2020 2.4, 2025 2.3, 2026 4.0। उत्पादक देशों की टेंशन क्यों बढ़ी? सप्लाई में भारी बढ़ोतरी का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे कीमतें नीचे जाने का दबाव बनेगा। उत्पादन में कटौती का दबाव। ओपेक जोड़, सऊदी अरब, रूस सहित और अमेरिका जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों को भारी नुकसान से बचने के लिए या तो तेल का उत्पादन कम करना होगा या कीमतें घटानी पड़ेंगी। वैश्विक आर्थिक सुस्ती का संकेत।
खपत की बढ़ोतरी का धीमा होना ये भी बताता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। फैक्ट्रियां, गाड़ियां और उद्योग कम काम कर रहे हैं, जिससे ईंधन की मांग घट रही है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती या मंदी का संकेत हो सकता है। ग्रीन एनर्जी का असर। लंबी अवधि में यह रुझान जीवाश्म ईंधन से ग्रीन एनर्जी, सौर पवन की ओर बढ़ते वैश्विक बदलाव को भी दर्शाता है, जिससे तेल की मांग भविष्य में और कम हो सकती है। भारत पर कैसा होगा असर? दोधारी तलवार। कच्चे तेल का ये भारी सरप्लस भारत, जो एक प्रमुख तेल आयातक देश है, के लिए एक जटिल स्थिति पैदा करता है। राहत की वजह। सकारात्मक पक्ष। आयात बिल में कमी। कच्चे तेल की कीमतें कम होने से देश का आयात बिल, इंपोर्ट बिल, नाटकीय रूप से घट जाएगा, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बचत होगी। महंगाई पर नियंत्रण। ईंधन लागत में कमी आने से देश भर में परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी। यह सीधे महंगाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी। कम महंगाई से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को ब्याज दरों के संबंध में अधिक लचीलापन मिलेगा। चिंता की वजह। नकारात्मक पक्ष। वैश्विक मंदी का खतरा। इस सरप्लस के पीछे वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में धीमी रफ्तार का संकेत है। अगर यह सुस्ती वैश्विक मंदी में बदलती है तो ये भारत के निर्यात क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। पूंजी प्रवाह में अस्थिरता। वैश्विक मंदी की आशंका से देश में आने वाले पूंजी प्रवाह, कैपिटल इनफ्लो को अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष। सस्ते तेल से भारत को तत्काल बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यह वैश्विक आर्थिक जोखिमों की चेतावनी के रूप में भी काम करता है, जिस पर नीति निर्माताओं को पैनी नजर रखनी होगी। भारत इजरायल की बड़ी डील। एफटीए वार्ता शुरू, लेकिन डेयरी, चावल, गेहूं जैसे संवेदनशील क्षेत्र रहेंगे बाहर। नई दिल्ली, तेल अवीव। भारत और इजरायल ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की हाल ही में हुई इजरायल यात्रा 20-22 नवंबर 2025 के दौरान दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से टर्म ऑफ रेफरेंस टूआर पर हस्ताक्षर किए हैं। गोयल ने इजरायल के आर्थिक व्यापार मंत्री नीर बरकत और कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी दिचर से मुलाकात की। मुख्य सहयोग के क्षेत्र। कृषि और टेक्नोलॉजी। खेती किसानी में सहयोग। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इजरायल के कृषि मंत्री एवी दिचर से मुलाकात की और खेती-बाड़ी में सहयोग को और बढ़ाने पर विस्तार से बात की। इजरायल की विशेषज्ञता को देखते हुए प्रेसिजन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, रेगिस्तानी खेती और सस्टेनेबल खेती के तरीकों पर मिलकर काम करने पर सहमति बनी। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बातचीत में टेक्नोलॉजी, नई खोजों, इनोवेशन, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे हाईटेक क्षेत्रों में साझेदारी पर जोर दिया गया है। इजरायल भारत को अपनी उन्नत तकनीक देने के लिए तैयार है। बुनियादी ढांचा और निर्माण। इजरायल ने भारत को अपने देश में 4.5 लाख करोड़ रुपए की मेट्रो निर्माण परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के बाजार में इन क्षेत्रों को नहीं मिलेगी एंट्री। इस एफटीए वार्ता की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते के दायरे से बाहर रखने पर सहमति प्राप्त की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि इजरायल डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स, चावल, राइस, गेहूं, वीट और चीनी, शुगर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के बाजार में प्रवेश नहीं मांगेगा। याद रखने योग्य, भारत पहले भी इन क्षेत्रों में बाजार खोलने से मना करता रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के साथ डील के दौरान डेयरी सेक्टर में एंट्री की मांग की थी, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया था। इजरायल ने इन क्षेत्रों को अलग रखकर भारत की चिंता का सम्मान किया है। एफटीए के टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या शामिल है? एफटीए पर बातचीत शुरू करने के लिए दोनों देशों ने जिस टूर पर हस्ताक्षर किए हैं, उसमें कई अहम बातें शामिल हैं। 1. टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाना। दोनों देशों के बीच सामानों के आने जाने पर लगने वाले टैक्स, टैरिफ और दूसरी रुकावटों, नॉन टैरिफ बैरियर को हटाना। 2. निवेश और व्यापार। निवेश को आसान बनाना और सेवाओं के व्यापार के नियमों को सरल बनाना। 3. टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान। नई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना। 4. कस्टम प्रक्रिया। कस्टम की प्रक्रिया को सरल बनाना। व्यापारिक स्थिति पर एक नज़र। इजरायल को टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का एक खास साझेदार माना जाता है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा अभी ज़्यादा नहीं है। साल 2024-25 में भारत से इजरायल को होने वाला निर्यात 52% घटकर $2.14 अरब रह गया, जबकि आयात 26% घटकर $1.5 अरब हो गया।
एफटीए की शर्तें तय होने से दोनों देशों के व्यापार को दोबारा पटरी पर लाने और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है। एफटीए को 2 चरणों में लागू करने पर विचार किया जा रहा है ताकि व्यापारिक समुदाय को जल्द से जल्द इसका फायदा मिल सके। यह समझौता भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक, आर्थिक एवं तकनीकी संबंधों को और भी मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। बीएमसी चुनाव से पहले विपक्ष में दरार, संजय राउत का कांग्रेस पर हाईकमान वाला तंज। महाराष्ट्र में आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस को शामिल करने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के बीच असहमति का दौर शुरू हो गया है। इस विवाद ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत का कांग्रेस पर सीधा हमला। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र कांग्रेस की असहजता पर तंज कसते हुए साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी और एमएनएस के साथ आने पर कांग्रेस की राय मायने नहीं रखती। हाईकमान वाला तंज। राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई को निशाने पर लिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि कांग्रेस को अपने फैसले के लिए दिल्ली में बैठे हाईकमान के आदेश का इंतजार रहता है, जबकि शिवसेना और एमएनएस किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करते। जनता की इच्छा। राउत ने लिखा, शिवसेना और एमएनएस पहले भी साथ आ चुके हैं, ये जनता की इच्छा है। इसके लिए किसी के आदेश या अनुमति की जरूरत नहीं। शरद पवार और वाम पार्टियां भी साथ हैं। उद्धव और राज ठाकरे के करीब आने के संकेत। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस को गठबंधन में शामिल करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही बीएमसी में अपनी दशकों पुरानी पैठ को मजबूत करना चाहते हैं, जिसे बीजेपी और शिंदे गुट से कड़ी चुनौती मिल रही है। गठबंधन की तैयारी। शिवसेना उद्धव गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट दोनों ही एमएनएस को गठबंधन में स्वीकार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। कांग्रेस के लिए पेच। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एमवीए के तहत विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस के लिए एमएनएस के साथ गठबंधन करना आसान नहीं है, जिसके कुछ प्रमुख कारण हैं। वैचारिक मतभेद। कांग्रेस पारंपरिक रूप से एमएनएस के खिलाफ रही है और उसकी विचारधारा को बिल्कुल विपरीत मानती है। एमएनएस का कड़ा मराठी मानुष का एजेंडा कांग्रेस के समावेशी दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुंबई में सभी 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिससे गठबंधन में खलबली मची थी। शरद पवार का रुख। भाजपा के खिलाफ एकजुटता। कांग्रेस के अलग रुख और एमएनएस पर चल रही ऊहापोह के बीच शरद पवार एनसीपी ने विपक्षी एकता बनाए रखने पर जोर दिया है। एकजुट मोर्चा। मुंबई में पार्टी की बैठक में पवार ने नेताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी को एक मजबूत संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। बीएमसी चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में ये खेला निर्णायक मोड़ ले सकता है, जहां कांग्रेस को अपने पारंपरिक रुख और गठबंधन धर्म के बीच किसी एक को चुनना होगा।